गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 ठीक है। 14 के क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल। एक बगीचा है जिसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, वृत्ताकार है, ठीक है। उसका एरिया दे रखा है 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है कि उस बगीचे के केंद्र में, बगीचे के सेंटर में, ये सेंटर हो गया मान लिया वो, इसके सेंटर में एक स्प्रिंकल लगा है, जो फव्वारा टाइप देखा होगा आपने अक्सर चौराहे में या गार्डन में ही एक होता है, वो सिंचाई करने के लिए पौधों को पानी देने के लिए होता है, जो घूमता रहता है चारों तरफ, है ना। और वो पानी फेंकता है तो वो सिंचाई हो जाती है। तो ऐसे ही एक स्प्रिंकलर लगा है सेंटर में यहाँ पे, और उसका रेडियस कितना है 12 मीटर। उसका जो रेडियस है 12 मीटर, रेडियस क्या है 12 मीटर। किसका, स्प्रिंकलर का, मतलब कि 12 मीटर रेडियस तक वो क्या करता है, पानी पहुंचा सकता है। 12 मीटर हो सकता है, 12 मीटर यहाँ तक हो सकता है 12 मीटर यहाँ तक हो। हमने मान लिया 12 मीटर यही तक है ना। तो यानी कितने एरिया तक पानी क्या देता है, पानी पहुंचा है, स्प्रिंकलर के द्वारा यहाँ पर सिंचाई हो रही है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? ये पूछ रहा है कि क्या फव्वारा जो है पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। यानी कि जो बगीचे का रेडियस है, जो गार्डन का रेडियस है वो, और ये जो फव्वारे का रेडियस है वो दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल होंगे तो जो स्प्रिंकलर होगा वो सारे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा। अगर इक्वल नहीं है तो नहीं कर सकेगा। यानी कि अगर जो स्प्रिंकलर का रेडियस है वो और गार्डन का रेडियस है, अगर ये दोनों इक्वल है, यानी कि अगर गार्डन का भी रेडियस 12 मीटर आ जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्प्रिंकलर है वो पूरे गार्डन में छिड़काव कर सकेगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे आप, एरिया ऑफ द गार्डन, रेडियस ऑफ द गार्डन। अगर रेडियस ऑफ द गार्डन इक्वल हो जा रहा है रेडियस ऑफ द स्प्रिंकलर, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पूरे बगीचे में छिड़काव हो जाएगा। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और इसका 314 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू को हमें पुट करना है 3.14, r स्क्वायर इज इक्वल टू 314 मीटर स्क्वायर। r स्क्वायर क्या हो जाएगा 314 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.14, ठीक है। डेसिमल है, हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड होगा ना, 314 मीटर स्क्वायर। जरा देखो डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा 314 बाय 100, डेसिमल के लिए 1, इसके बाद 2 जीरो, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो जाएगा 314 मीटर स्क्वायर इनटू 100 डिवाइडेड बाय 314 होगा। कोई डाउट तो नहीं है, ये हो जाएगा कैंसिल। कितना बचेगा 100 मीटर स्क्वायर, r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। तो r निकालना है, ये क्या हो जाएगा 10 मीटर का स्क्वायर होगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होगा 10 मीटर का स्क्वायर, और r स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 मीटर। जो एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन है वो कितना है 10 मीटर है। समझ में आ रहा है, एरिया ऑफ सर्कुलर गार्डन, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कुलर गार्डन, रेडियस नॉट एरिया, रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन 10 मीटर है। क्लियर है, गार्डन का जो रेडियस है वो कितना है 10 मीटर है। तो ये स्प्रिंकलर कितना हो जाएगा 12 मीटर है ना, यानी बाहर तक चला जाएगा 12 मीटर है। ये स्प्रिंकलर किसका है, स्प्रिंकलर का रेडियस है, और ये किसका है गार्डन का है ना। तो यहां पे लिखेंगे जस्ट इसके बाद, सिंस रेडियस ऑफ
कितना है, इक्वल टू 12 मीटर। देखो रेडियस ऑफ गार्डन ये 10 मीटर है और रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर 12 मीटर है। तो बड़ा कौन हुआ, स्प्रिंकलर का और गार्डन का छोटा हुआ। स्प्रिंकलर पूरा यहाँ तक जाएगा, पूरा गार्डन रिकवर कर लेगा, साथ में एक्स्ट्रा भी हो जाएगा। therefore radius of sprinkler greater than radius of garden। देखो रेडियस ऑफ गार्डन से बड़ा है रेडियस ऑफ स्प्रिंकलर, ठीक है। तो जब बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, सिंचाई जो छिड़काव होगा पूरे बगीचे में हो जाएगा। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकेगा? यस, स्प्रिंकलर जो होगा पूरे बगीचे में छिड़काव कर सकेगा। आप लिख लेना, ठीक है। क्लियर है इतना? क्यों? क्योंकि जो रेडियस है स्प्रिंकलर का वो बड़ा है किसके, रेडियस ऑफ द गार्डन से, तो इसीलिए छिड़काव हो जाएगा। अगर छोटा होता तो क्या होता, नहीं हो पाता। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखें जरा। आकृति में अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात कीजिए। एक आकृति दी गई है, इसमें आपको अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि सर्कमफ्रेंस निकालना है। देखें फिगर बना हुआ है, अभी फिगर बनाता है, आप फिगर देख सकते हैं बुक में। क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी 15 के जस्ट बगल में एक का रेडियस दिया हुआ है 90 और उसका जो पाथ का विड्थ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 मीटर। पाथ का विड्थ दिया हुआ है 10 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये है फिगर, ये है सेंटर, ठीक है। ये दिया हुआ है 90, ये यहां से ये दिया हुआ है 90, कितना है 90 मीटर, क्लियर। और ये है आपका 10, ये दिया हुआ है 10 मीटर, यानी ये कितना है आपका 10 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा 9 मीटर। समझ में आया क्या? समझ में आया? और पाई की वैल्यू लिखनी है क्या 3.14। अंतः और बाह्य वृत्तों की परिधि ज्ञात करना है। इनर और आउटर सर्कल का क्या निकालना है आपको, सर्कमफरेंस निकालना है। तो इनर सर्कल रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल इज इक्वल टू कितना है 90 मीटर। यहां से लेके यहां तक कितना है 90 ही तो है, यहां से लेके यहां तक 90 मीटर, ठीक है। एंड विड्थ ऑफ पाथ, विड्थ ऑफ पाथ कर सकते हैं, इसको आप चाहे नहीं पाथ में कोई दिक्कत नहीं है, पाथ लिख सकते हैं हम, लिख देते हैं पाथ इज इक्वल टू 10 मीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ इनर सर्कल इसका कितना हो जाएगा 19 मीटर माइनस 10 मीटर इज इक्वल टू 9 मीटर। जब रेडियस पता चल गया आपको तो सर्कमफ्रेंस तो इजी है, लिखते हैं यहाँ पे। यही मेन था, आपको रेडियस ही निकालना मेन था। आपने रेडियस निकाल दिया तो बाकी इजी हो गया, ठीक है। तो क्या लेना है सर्कमफ्रेंस ऑफ आउटर सर्कल का, सबसे पहले आउटर सर्कल का निकाल लेते हैं। आउटर सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 पाई की वैल्यू 3.14 पुट करना है। r की वैल्यू कितनी है, आउटर सर्कल का रेडियस कितना है 90 मीटर। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम ऐसे ही सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ इनर सर्कल क्या हो जाएगा 2 पाई r
सेम वही चीज 2 into पाई का वैल्यू 3.14 और इनर सर्कल का रेडियस कितना है 9 मीटर, ये हो जाएगा 9 मीटर। मल्टीप्लाई करेंगे एम मीटर में आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या कैसे करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 15। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16 पे। किस पे आएंगे? क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या है जरा देखें। 16 है हमारा 28 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर दूरी तय करने के लिए कितनी बार घूमना पड़ेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16। 28 मीटर रेडियस है एक व्हील का, पहिए का। ये चीज आपको थोड़ा सा समझना है, इसे सोचना है। आप सोचेंगे तो आपको समझ में आता है। जो पहिया होता है आप देखते हैं वो घूमता है, तो पहिया किस पे घूमता है? पहिया किस पे घूमता है? आखिर उसका कौन सा पोर्शन घूमता है? तो आप देखेंगे पहिए का जो शेप होता है वो कैसा होता है? सर्कल का शेप होता है, ऐसे सर्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है। पहिया कैसे घूमता है? इसी पे तो घूमता है पहिया, ये वाला जो पोर्शन है इसी पे तो पहिया घूमता है। ये घूमता रहता है हमेशा, जब गाड़ी चलती है या साइकिल चलाते हैं आप तो इसी पे तो घूमता रहता है, लेकिन ये रोटेट होता रहता है। तो ये किस पे रोटेट होता है? सरकमफेरेंस पे। जो व्हील होता है, पहिया होता है, एक्चुअली में वो उसके सरकमफेरेंस पे ही घूमता रहता है, उसका सरकमफेरेंस घूमता है। ठीक है, इसका रेडियस दे रखते हैं। कितना रेडियस है? 28 मीटर। इसको मानो तो 28 मीटर रेडियस ऑफ व्हील कितना दिया है? 28 मीटर दे रखे हैं। ठीक है, मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस जो घूमना है, टोटल डिस्टेंस इज 352 मीटर। एक जो पहिया है वो हमेशा अपने सर्कमफ्रेंस में घूमता है, तो यानी कि एक बार जो पहिया रोटेट करेगा, डिस्टेंस देखना अच्छे से, हम लिख रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील इन वन रोटेशन, एक रोटेशन, एक बार जब पहिया घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा इज इक्वल टू circumference of wheel। इसी समझ में आया क्या लिखा हमने? अगर एक बार पहिया रोटेट करेगा, ये मान लो यहाँ से रोटेट किया, ये ऐसे घुमा, तो एक बार जो रोटेट करेगा यहाँ से, ये पहिया घुमा, मान लो ये वाला पोर्शन है, ये ऐसे घुमा, ऐसे घूमते हुए आएगा यहाँ से, तो ये जो डिस्टेंस कवर होगा है ना, यहाँ पे ये फिर से आ गया, ये मान लो यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये मान लो यहाँ पे। ठीक है, ये पहिया घूमना शुरू किया यहाँ से, ऐसे घूमते हुए गया और फिर नीचे आ जाएगा, एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो यानी कि यहाँ से जो डिस्टेंस है और यहाँ से ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक जो गया भैया एक रोटेशन में, ये यहाँ से रोटेट किया, यहाँ से सुनना देखना, ये मान लो ये पॉइंट है, यहाँ से रोटेशन से हुआ, ऐसे घुमा, ये घूमते 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 तो घूमेगा, ऐसे आएगा और घूमते घूमते एक बार ये यहाँ ये फिर से आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस जो कवर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितना होगा? वही चीज है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील इन वन रोटेशन। एक रोटेशन कंप्लीट करने में जो डिस्टेंस कवर होगा वो क्या होगा? सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। जो सरकमफेरेंस होगा व्हील का वही हो जाएगा। तो 2 * पाई की वैल्यू कितनी रखी है हमें? 22/7 रख सकते हैं, क्योंकि रेडियस हमारा 28 मीटर है, कट जाएगा 7 × 1 7 × 4 = 28। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2 × 88 मीटर इज इक्वल टू 2 × 16 2 × 61 17 मीटर।
एक रोटेशन में जो व्हील होगा वो कितना दूरी कवर करेगा, ये 176 176 मीटर वो डिस्टेंस कवर करेगा एक रोटेशन में। तो ऐसे टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है, देयरफॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हील देयरफॉर एक रोटेशन में 176 मीटर कवर कर रहा है, देयरफॉर टोटल रोटेशन number of rotation covered in 352 meter distance is equal to, स्पेलिंग इधर होगा तो आप चेक करें ना, नंबर ऑफ रोटेशन कवर्ड या नंबर ऑफ रोटेशन सीधे सीधे फार्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील in one rotation ये फार्मूला होता है। अगर नंबर ऑफ रोटेशन निकालना है तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है डिवाइडेड बाय एक रोटेशन में कितना डिस्टेंस कवर होगा। तो इसके जस्ट बाद ये दिख रहा होगा आपको, इसके जस्ट बाद नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है 352 मीटर है डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 176 मीटर। 352 डिवाइडेड बाय 176 मीटर और कितना टाइम घूमेगा आप जरा डिवाइड करके चेक कर लो, कितना टाइम घूमेगा ये 2 टाइम जाएगा क्या, 2 6 12 2 7 14, हां 2 टाइम जाएगा 2, नंबर ऑफ रोटेशन कितना होगा 2 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आएगा। 17 एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। एक वॉच है, उसका शेप बताइए सर्कुलर होता है, उसकी मिनट की जो रडर है उसका 15 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मिनट की जो सुई की नोक है 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। समझ में आया, कर लो क्या करना पड़ेगा। चलो देखिए, पहले तो सबसे पहले आप फिगर बना लो, फिगर से ज्यादातर क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करें। फिगर बनाने से ज्यादातर प्रॉब्लम जो डाउट में या कंफ्यूजन होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का फिगर क्या है, एक वृत्ताकार घड़ी बना लेते हैं, वृत्ताकार है। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 17, इसकी सुई घड़ी की सुई की लंबाई कितनी 15 मीटर। ये मान लें कि घड़ी की सुई है कितना मीटर है 15 मीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट की सुई की नोक 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। थोड़ा सा हम अच्छे से बना देते हैं। घड़ी है ये 12 है, ये 6 है, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9। ये 1 2 4 5 7 8 10 11 ये है मिनट की सुई मान लो यहाँ। ठीक है, इसका दिया है 15 सेंटीमीटर। तो एक चीज ध्यान रखना, जो वॉच है उसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा कब कंप्लीट होता है 1 आवर में कितना मिनट होता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है ना, 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब ये जो नेट वाली सुई है पूरा 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा। यहाँ से आएगा यहाँ, फिर ऐसे जाएगा, 1 राउंड कंप्लीट कर लेगा। तो ये जो
घंटे वाली सुई होती है, ये जो घंटे वाली सुई होती है किस पे आ जाएगी, इस पे आ जाएगी। तो क्या होगा, एक राउंड वन राउंड, वन कंप्लीट राउंड पर मिनट में। जो मिनट वाली सुई होती है, मिनट वाली सुई होती है, उसके लिए एक कंप्लीट राउंड होगा तब जाके 60 मिनट होगा, यानी 1 आवर होगा। तो ये पूछ रहा है 1 आवर के लिए, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका क्या निकालेंगे आप, सरकमफेरेंस। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय needle minute in 1 hour, in 1 hour is equal to 2 pi circumference। भाई यहाँ से शुरू किया और यहाँ से यहाँ फिर से वेरिएबल्स किया है, तो एक 1 आवर होगा। एक कंप्लीट जो सर्कल होता है, एक कंप्लीट राउंड होगा मिनट का, तभी तो 1 घंटा होता है। तो एक कंप्लीट राउंड का मतलब क्या होगा, इसका सर्कमफेरेंस यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे कवर किया, सर्कमफेरेंस तो होगा। तो कितना हो जाएगा सर्कमफेरेंस, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 2 pi r। तो क्या हो जाएगा 2 pi r, 2 pi का वैल्यू आप 3.14 कर दो और r की वैल्यू दिया है 15 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करके आएगा सेंटीमीटर में, यही हमारा आंसर हो जाएगा जो मिनट की सुई कवर कर रही है 1 घंटे में डिस्टेंस। क्लियर है, ये हो गया आपका। इसके बाद अब एक्सरसाइज, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा और आएगा। थोड़ा सा एक चीज मैं बताना चाहेगा आपको कि एक थोड़ा सा इसके लिए याद कर लेना, पैमाना याद करना है, अभी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे आपको तो पता है 10 mm बराबर है 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, हमने याद करवाया है आपको। वैसे ही 1000 मीटर स्क्वायर क्या होता है, या 1 किलोमीटर स्क्वायर क्या होता है, 1000 मीटर होता है ना, ऐसे याद किया होगा आपने इसके। क्योंकि अभी हम जो पढ़ेंगे एरिया के बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी फील्ड के बारे में, खेत के बारे में पढ़ेंगे। तो जो खेत की यूनिट होती है अक्सर मेजर की जाती है हेक्टेयर में और एयर में। किस में मेजर की जाती है, हेक्टेयर में और एयर में। तो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये चीज याद रख लेना, 1 हेक्टेयर स्क्वायर कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर। 1000 मीटर स्क्वायर यानी 1 किलोमीटर और 1 हेक्टेयर, ये चीज ध्यान रखना है, ये यूनिट अलग है। आप गांव में रहते हैं सभी लोग, जो फील्ड का मेजरमेंट होता है, जो खेत का मेजरमेंट होता है, जो खेत नापा जाता है गांव में, जो लेखपाल आता है पटवारी खेत नापने के लिए, तो खेत को किस में मेजर किया जाता है, हेक्टेयर में। किस में मेजर किया जाता है, हेक्टेयर में, ध्यान रखना है। आप खसरा खतौनी का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मम्मी पापा से पूछना खसरा खतौनी क्या होता है। उसमें आप देखना जो जमीन की नाप होती है वो यूनिट क्या होता है, हेक्टेयर की यूनिट होती है, ऐसे लिखा जाता है हेक्टेयर। ये वाला होता है जो हेक्टेयर में मेजरमेंट होता है खेत की। तो जो 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, समझ में आया। और एक और यूनिट होती है एयर, ये सबसे बड़ी यूनिट है, मेजरमेंट इसी में होता है। इससे छोटी यूनिट जो होती है खेतों को नापने का, एयर कहते हैं, एयर। एक एयर बराबर होता है 100 मीटर स्क्वायर। क्या होता है, 100 मीटर स्क्वायर। समझ में आया। तो ये चीज ध्यान रखना, ये वैसे कहीं पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन में आएगा, 1 हेक्टेयर बराबर पूछेगा मेजरमेंट, तो आपको निकालना होगा। क्लियर है। इसके बाद थोड़ी सी एक चीज मैं भूल गया था, एरिया जो निकाल रहे थे हम ट्रायंगल का, इसका ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे थे, उसमें आपने बताया था एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट होता है। ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट होता है। जब कोई ट्रायंगल है ऐसे, तो ये इसका हाइट होगा और इसका क्या होगा,
बेस होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मान लो अगर कोई ट्रायंगल है तो वो शेप कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड डायरेक्टली ए, एक ही जगह पे कुछ भी हो सकता है, 5 7 8 सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दे सकते हैं। तो जब इक्विलैटरल होगा तो ये क्या होगा, तीनों साइड इक्वल होंगी। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे आप, तो बेस तो दिया है, हाइट नहीं दिया हुआ, बेस दिया है और हाइट नहीं है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये ऐसा है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड ए है, ये कैसा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ध्यान रखना है इक्विलैटरल ट्रायंगल की ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है। उसका फार्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है तो उसका एरिया निकाल सकते हैं, ये फार्मूला है, उसमें हाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फार्मूला है। √3/4 a स्क्वायर का मतलब इसका साइड का स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब साइड का स्क्वायर, क्लियर है। ऐसे ही दूसरा जो ट्रायंगल होगा, एक दूसरा ट्रायंगल है कौन सा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में उसकी दो साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्या होती है, दो साइड कम से कम इक्वल होता है। तो मान लो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो अगर ये a है इसका लेंथ तो ये भी कितना होगा, a होगा। अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है और उसका एरिया निकालना है और उसकी साइड दी गई है, साइड दिया हुआ है, तो ये मान लो BC जो बेस है वो B है, कुछ भी हो सकता है 10 8 17, और ये दिया हुआ है A। तो अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या होगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू b/4 अंडर रूट क्या होता है क्या, ये b/2 होता है, b/4 नहीं होता है, b/2, और ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। ये चीज ध्यान रखना, b क्या है कि ये बेस का मेजरमेंट, उसका हाफ कर देंगे, फिर अंडर रूट में आता है a स्क्वायर जो इक्वल साइड है उसका स्क्वायर माइनस ये बेस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको सिंपलीफाई करेंगे, इसको हल करेंगे तो हमारा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आ जाएगा। कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। क्लियर है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। ये चीजें थोड़ा सा मैं भूल गया था, वो बता नहीं पाया था। ये तो कॉमन फार्मूला होता है ट्रायंगल का, 1/2 बेस इंटू हाइट, अगर बेस और हाइट दिया हुआ है तो। अगर मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है जिसकी साइड है तीन, पता है आपको ए तीनों साइड इक्वल है, कुछ हो सकता है, तो उसका एरिया ये होता है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला होता है। बाकी अगर कोई ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का तो आपको पता है हाफ इंटू बेस, इसके बाद कोई भी ट्रायंगल है, इन दोनों के अलावा कोई भी ट्रायंगल है तो उसका जो एरिया निकालना है इसके मेथड से निकालेंगे। अगर इसमें भी बेस और हाइट दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, आप इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। अगर बेस और हाइट नहीं दिया हुआ है, साइड दिया हुआ है, तो आप इस वाले फार्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं ट्रायंगल का एरिया। ठीक है, क्लियर है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्वेश्चन मिलेंगे इस टाइप के, आप देख लेना, बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अदर बुक में भी। एक चीज और, एक रोम्बस होता है, RHO रोम्बस, ROHMBUS, ऐसा होता है रोम्बस नहीं, RHO क्या होता है, रोम्बस का स्पेलिंग, रोम्बस का स्पेलिंग पहले से ही करना है, RHOMBUS रोम्बस। रोम्बस क्या होता है हमको पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर क्या हो जाएगा, इसका इक्वल हो जाएगा,
जस्ट लाइक अ पैरालोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल। तो जो एरिया होता है इसका क्या होता है पता है? एरिया ऑफ पैरालोग्राम, एरिया ऑफ पैरालोग्राम या रोम्बस क्या होता है? बेस इनटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इनटू हाइट। अगर बेस पता है और हाइट पता है तो आप रोम्बस का भी एरिया इसी मेथड से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर रोम्बस का डायगोनल दिया हुआ है, जैसे ये डायगोनल है रोम्बस का, ये मान लो D1 है और ये डायगोनल मान लो D2। D1 V फॉर डायगोनल, 1 फॉर फर्स्ट डायगोनल D1, सेकंड डायगोनल D2, जिसका लेंथ दिया हुआ है। तो एरिया रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ इंटू D1 इंटू D2। अगर बेस और हाइट दिया हुआ है तो रोम्बस का एरिया भी यही होगा, रोम्बस का भी एरिया यही होगा, बेस इंटू हाइट। अगर रोम्बस का बेस और हाइट नहीं दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? डायगोनल दिया हुआ है। दोनों डायगोनल की वैल्यू दे रखी है, डायगोनल की वैल्यू दे रखी है। तो एरिया जो रोम्बस होगा वो क्या होगा? 1/2 इंटू D1 इंटू D2। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा? 1/D1 इंटू D2। जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, सेम वैसे ही इसका भी एरिया होगा 1/D1 इंटू D2 अगर डायगोनल दिया हुआ है तो। डायगोनल नहीं दिया हुआ है तो यही वाला एरिया भी इसका भी होता है जो रोम्बस का होता है। तो ये चीज से थी। इसके बाद हम लोग कल से एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करेंगे और वो हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना। थैंक यू।